आज के वीडियो में हम वात पित्त प्रकृति के बारे में जानेंगे। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में इस प्रकृति के बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। वात पित्त प्रकृति को आप कैसे पहचानें, इसके क्या क्या शारीरिक लक्षण हमें दिखाई देंगे, मानसिक लक्षण इसमें क्या दिखाई देंगे, या फिर इसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती है, उसके बारे में आप कौन से उपचार कर सकते हैं या क्या सावधानी ले सकते हैं, खान पान में आप क्या सावधानी ले सकते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। आयुर्वेद की संहिताओं में इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। चरक ऋषि ने चरक संहिता में और वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में इसकी पूरी जानकारी दी है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि आयुर्वेद की सही जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। जो प्रकृति का निर्माण होता है वो गर्भावस्था में ही होता है। तो गर्भाधान के समय जो स्त्री बीज और पुरुष बीज है, इनके संयोग के समय जो उनकी स्थिति रहती है उसका इस प्रकृति पे असर पड़ता है। इसके अलावा जो गर्भिणी यानी वो स्त्री है, यानी जो गर्भवती माता है, उसका खान पान कैसे है, उसकी शारीरिक क्रियाएं कैसी है, उसके गर्भाशय की स्थिति कैसी है, उस समय पे मौसम कौन सा चल रहा है, तो इन सारी बातों का उस प्रकृति के निर्माण पर असर पड़ता है। आयुर्वेद में जो देह प्रकृति यानी जो शारीर प्रकृति बताई है, उसके 7 प्रकार उन्होंने बताए हैं, जिसमें एक दोष के कारण यानी जैसे वात पित्त कफ, इनके कारण होने वाली 3 प्रकृतियां, द्वंद्वज 3 प्रकृतियां यानी वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात, इस तरह की 3 द्वंद्वज प्रकृतियां और एक सन्निपातज यानी तीनों दोषों के जिसमें गुण हमें दिखाई देते हैं, तो वो एक सन्निपातज या त्रिदोषज प्रकृति। तो इस तरह से जो शारीर प्रकृति या देह प्रकृति है उसके 7 प्रकार आयुर्वेद में बताए हुए हैं। इसके अलावा मानस प्रकृति भी बताई जाती है, जैसे सात्विक है, राजस है, तामस है। तो इस तरह मानस प्रकृति के भी 3 प्रकार बताए हैं। हमने इसके पहले जो प्रकृति के बारे में वीडियो सीरीज़ बनाई है उसमें हमने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो इसमें वात पित्त कफ, इन पर अलग अलग वीडियोस है कि इनके शारीरिक लक्षण क्या है, मानसिक लक्षण इसमें क्या दिखाई देंगे, इसमें चिकित्सा आयुर्वेद में क्या बताई है। तो इसकी पूरी वीडियो सीरीज़ है। अगर आप को इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के वीडियो में हम वात पित्त प्रकृति के बारे में जानेंगे कि वात पित्त प्रकृति के क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं। वात पित्त प्रकृति के लोगों में जो सबसे पहला लक्षण हमें दिखाई देगा वो है कि इनका शरीर पतला रहेगा, यानी वेट कम रहेगा। वज़न बढ़ाने के काफ़ी सारे उपाय करने के बाद भी वज़न उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो वात है और पित्त है उन दोनों का ही गुणधर्म लघु है। लघु यानी हल्कापन है, तो वज़न कम रहेगा। दूसरा जो लक्षण दिखाई देगा कि इन लोगों में भूख और प्यास अच्छी रहेगी। भूख इसलिए अच्छी रहेगी क्योंकि पित्त में तीक्ष्णता है, तीक्ष्ण अग्नि यानी जो हमारा जठर अग्नि है वो भी अच्छा रहेगा। तो इनको भूख अच्छी लगेगी, खाने का अच्छे से सेवन करेंगे, लेकिन फिर भी वेट उतना नहीं बढ़ेगा। अगर किसी में वात दोष का डोमिनेंस है तो इसमें थोड़ी सी विषमता भी भूख में भी दिखाई दे सकती है। तो कभी भूख लगेगी, एक आध दिन नहीं भी लगेगी, लेकिन ज़्यादातर इनकी भूख अच्छी रहेगी। अब देखिए, जो भी लक्षण हम यहाँ पे बता रहे हैं तो वात पित्त प्रकृति के ही अलग अलग लोगों में लक्षण भी अलग अलग दिखाई देंगे। अगर किसी में वात डोमिनेंट पित्त है या किसी में पित्त डोमिनेंट वात है तो ये लक्षण अलग होंगे, क्योंकि वात और पित्त इन दोनों के गुणधर्म अलग अलग है। वात पित्त प्रकृति के व्यक्तियों में पेट कभी अच्छे से साफ होगा तो कभी साफ नहीं होगा। अब देखिए, वात का जो है उसमें क्रूर कोष्ठ बताया हुआ है, यानी रूखेपन के कारण पेट अच्छे से साफ नहीं होगा। कभी कभी हार्ड स्टूल हो सकती है या पेट में गैसेज जैसे ब्लोटिंग जैसे लग सकता है, और कभी पित्त के कारण जलन भी हो सकती है। और पित्त के कारण जनरली मल तो ठीक से साफ होता है, लेकिन थोड़ा सा गर्मी जैसा महसूस होना या जलन होना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस तरह से उनमें वात पित्त प्रकृति में ये मल से संबंधित लक्षण भी दिखाई देंगे। वात पित्त प्रकृति में त्वचा जनरली पतली रहेगी, त्वचा में रूखापन यानी ड्राइनेस रहेगा, कभी कभी क्रैक्स भी पड़ सकते हैं। कभी इसमें पित्त की प्रधानता के कारण
तिल ज़्यादा दिखाई देंगे या पसीना ज़्यादा आएगा, पसीने में थोड़ी सी बदबू या दुर्गंधी रहेगी, तो इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे। कभी कभी सुई चुभोने जैसी पीड़ा यानी थोड़ा सा अल्टर्ड सेंसेशन या कभी दर्द जैसे भी महसूस होगा। कभी इन लोगों को गर्मी बहुत अच्छे से सहन होगी तो कभी सहन नहीं होगी, कभी ठंडी सहन होगी, कभी वो भी नहीं होगी, कभी गर्म खाने का मन करेगा तो कभी ठंडी चीज़ें खाने का मन करेगा। तो ये जो अलग अलग इनमें लक्षण दिखाई देंगे उसका कारण यही है कि जो वात और पित्त इन दोनों के गुणधर्म है, जैसे एक ठंडे नेचर का है और एक गर्म है, तो इनके डोमिनेंस के अनुसार ये लक्षण भी अलग अलग दिखाई देंगे। वात पित्त प्रकृति में जनरली बाल पतले रहेंगे, बालों में काफ़ी रूखापन रह सकता है, यानी ड्राइनेस रहेगा, बाल उस रूखेपन के कारण ज़्यादा झड़ेंगे या कभी पित्त के कारण बालों का सफ़ेद होना भी ज़्यादा दिखाई देगा। तो इस तरह से बालों की काफ़ी सारी समस्याएं इन लोगों में दिखाई देगी। इसके अलावा जो आँखें हैं, तो आँखें जनरली छोटी रहेंगी, आँखों में भी रूखापन रहेगा, यानी ड्राइनेस आँखों में फील होगा, कभी थोड़ा सा खुजली जैसा भी लगेगा उस रूखेपन के कारण, या कभी आँखों में जलन होगी, आँखों से पानी आएगा। तो इस तरह से लक्षण भी आँखों से संबंधित उनको दिखाई देंगे। इन लोगों की नींद बहुत कम रहेगी, यानी उनको सोने के लिए भी टाइम लगेगा या फिर सोने के बाद भी बहुत साउंड स्लीप नहीं रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेगा, इनको सपने बहुत ज़्यादा आएंगे या फिर दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ विचार चलते रहेंगे, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलेगा, दिमाग दौड़ता रहेगा। तो इस तरह से नींद के संबंधित भी हमें अलग से लक्षण दिखाई देंगे। इनको थकान भी बहुत जल्दी होगी, यानी कोई भी काम करने के लिए इनको जल्दबाजी तो बहुत रहेंगी, यानी काफ़ी जल्दी से कोई काम शुरू करेंगे, लेकिन काम करने के बाद जल्दी ही इनको थकान हो जाएगी, एक फटीग जैसे महसूस होगा। चलिए अब देखते हैं कि वात पित्त प्रकृति में मानसिक लक्षण हमें क्या क्या दिखाई देंगे। तो ऐसे लोग जनरली इनका स्वभाव जो है उसमें चंचलता रहेगी, अस्थिरता रहेगी। अब ये जो चंचल या अस्थिरता है ये वात का गुण है, तो इनमें काफ़ी सारी बातों को करने के लिए हड़बड़ाहट रहेगी या जल्दबाजी में ये काम करना शुरू करेंगे, लेकिन डिसीजन भी बहुत जल्दी से चेंज करेंगे। एक काम हाथ में लिया तो उसको छोड़ के काफ़ी बार दूसरा भी काम करने लग जाएंगे। लेकिन पित्त के कारण कभी कभी इनमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा। पित्त के कारण स्मरण शक्ति भी अच्छी रह सकती है, ऐसे लोग साहसी रह सकते हैं, उनमें अभिमान रहेगा, लेकिन कष्ट सहन करने की जो कैपेसिटी है वो उनमें नहीं रहेगी। तो इस तरह से मानसिक लक्षण भी इनमें दिखाई देंगे। अब हम ये देखते हैं कि वात पित्त प्रकृति के व्यक्तियों ने उनका खान पान कैसे रखना है। तो इन लोगों के लिए मीठा स्वाद यानी मीठा जो रस है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि ये जो मीठा स्वाद है ये वात को भी कम करता है और पित्त को भी कम करता है। तो मीठे स्वाद की सबसे अच्छी जो चीज़ आयुर्वेद में बताई है वो है घी। तो गाय का घी आप आपके खाने में ज़रूर रखिए। गाय का जो घी है ये वात को भी कम करता है और पित्त को भी कम करता है। तो घी आपने कैसे यूज़ करना है, तो आप जैसे आपके सब्जी को आप छोंका लगा रहे हैं या दाल को छोंका लगा रहे हैं तो उस समय आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऊपर से लेने के लिए भी दाल में, रोटी पे या चावल पे भी आप ये घी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये मक्खन घर में बना हुआ हो तो इस मक्खन को मिश्री के साथ आप ले सकते हैं। ये भी वात और पित्त को कम करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गाय का भी दूध ले सकते हैं या फिर भैंस का दूध भी ले सकते हैं, क्योंकि जो भैंस का दूध है उसमें स्निग्धता है, तो ये वात और पित्त दोनों को कम करेगी। आयुर्वेद में जो ग्रीष्म ऋतुचर्या दी है, यानी जो गर्मी के मौसम में हमने खान पान कैसे रखना है, उसमें रात को भी भैंस का दूध पीने के लिए बताया है, क्योंकि जो गर्मी का मौसम है इसमें ये रूखापन शरीर में बढ़ा रहता है या उष्णता भी रहती है, तो इनको कम करने के लिए ये भैंस का दूध भी आप ले सकते हैं। स्पेशली चांद की रोशनी में जो रखा हुआ दूध है वो आयुर्वेद में लेने के लिए बताया है। अब हमें मीठा भी चाहिए, जो दूध है वो भी चाहिए या घी भी चाहिए, तो इसमें खीर एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिसमें मीठा है, घी है, दूध है। तो खीर आप अलग अलग बना सकते हैं, जैसे आप चावल की खीर बना सकते हैं या गेहूं की खीर बना सकते हैं। अब देखिए जो गेहूं है उसका गुरु गुण आयुर्वेद में बताया है, तो ये गुरु है यानी थोड़ी सी हेवी है। अब ये जो वात का हल्कापन है, पित्त का हल्कापन है, तो उसके अपोजिट ये गुणधर्म है। तो ये जो गेहूं है ये वात और पित्त को कम करेगा और इसमें स्निग्धता भी है। तो
वात का जो रूखा नेचर है उसको भी ये कम करेगा। तो गेहूं की बनी खीर भी जो ट्रेडिशनली बनाई जाती है वो भी आप ज़रूर रख सकते हैं। इसके अलावा जो कद्दू है यानी जो पम्पकिन है, इसकी खीर भी आप ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप खीर ले रहे हैं तो उस समय पे आपके खाने में कोई नमकीन चीज़ ना हो या खट्टे फल ना हो, क्योंकि ये आयुर्वेद ने इसे विरुद्ध आहार बताया है। और खीर का सेवन भी कितना करना है, तो जितनी आपकी भूख है, जितनी क्वांटिटी में आप इसको इजीली पचा सकते हैं, उतनी ही मात्रा में ये खीर आपने लेनी है। अलग अलग फल भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आम है तो जो मीठा आम है वो वात और पित्त इन दोनों को कम करने वाला है, तो इसे आप ले सकते हैं। या तो कि मीठे जो अंगूर है वो भी आप ले सकते हैं। अंगूर से ही बना हुआ जो मुनक्का है, तो मुनक्का रात को पानी में सोख करके सुबह 8 से 10 मुनक्के आप ले सकते हैं। तो ये भी वात और पित्त को कम करने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके साथ आप खजूर ले सकते हैं, या फिर नारियल है तो नारियल भी आप ले सकते हैं। अनार का सेवन भी आप कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग फल आप आपके खाने में रख सकते हैं। इसके अलावा सत्तू आप ले सकते हैं। सत्तू ये बहुत ही ट्रेडिशनली बनाया जाता है, तो ये भी आयुर्वेद में ग्रीष्म ऋतु में भी लेने के लिए बताया है। और जो वात पित्त प्रकृति के लोग हैं वो सत्तू के साथ अगर घी मिला के लेंगे तो उनको बहुत अच्छे से असर होगा। सत्तू के बारे में भी हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। कुछ सावधानी भी वात पित्त प्रकृति के लोगों ने बरतनी है, तो इसमें जो भी स्पाइसी चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा तीखी है, मिर्च मसाले वाली है, तो वो थोड़ी कम लेनी है। इसके अलावा जो रूखी सूखी चीज़ें हैं या बहुत ठंडे तासीर की है, फ्रिज से निकाली हुई है, तो वो चीज़ें भी खाने में कम रखनी है। इसके अलावा अगर आप मिलेट्स का सेवन करते हैं तो देखिए मिलेट्स में हल्कापन भी है, यानी ये पचने में हल्के हैं, और इसमें थोड़ा रूखापन भी है, तो ये वात को ज़रूर बढ़ाएंगे। तो इसके ये गुणों को बैलेंस करने के लिए कभी भी अगर आप मिलेट्स का सेवन करते हैं तो उसके साथ आपने घी ज़रूर लेना है। यहाँ तक कि जो वात पित्त प्रकृति के लोग हैं उनके लिए मुलेठी भी एक बहुत अच्छी औषधि है। मुलेठी वात और पित्त इन दोनों को कम करती है। यहाँ तक कि जो शतावरी है वो भी वात और पित्त को कम करती है। ये लोग सुवर्ण सिद्ध जल भी ले सकते हैं, यानी जो प्योर फॉर्म में सोना है 24 कैरेट का सोना, उसको पानी के साथ उबाल के वो पानी भी आप ले सकते हैं। सुवर्ण सिद्ध जल के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, तो इसे कैसे बनाना है वो भी आप देख सकते हैं। सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वात पित्त प्रकृति के व्यक्तियों ने बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम यानी बहुत एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी से बचना है, क्योंकि ये चीज़ें वात और पित्त को शरीर में बढ़ाएगी। और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा व्यायाम करना है, वो भी नहीं करना है। अब देखिए आयुर्वेद में हर प्रकृति के अनुसार भी व्यायाम कितना करना चाहिए ये भी बताया है। तो उसमें जनरली जो वात और पित्त प्रकृति के व्यक्ति है उन्होंने थोड़ी सी सावधानी लेनी है। अर्धशक्ति व्यायाम आप कर सकते हैं, यानी व्यायाम करते समय जो हल्का सा पसीना आने लगता है या मुंह से सांस लेनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी थकान महसूस होगी, तो उस समय पे आपने व्यायाम को रोक देना है। और वर्षा ऋतु में यानी जो बारिश का मौसम है वो वात के प्रकोप का समय है, और जो शरद ऋतु है यानी सितंबर अक्टूबर का जो महीना है वो पित्त के प्रकोप का समय है। तो इन दोनों ऋतुओं में व्यायाम करते समय ज़्यादा सावधानी लेनी है। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी से भी आप आपके दोषों को नॉर्मल रख सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में जनरली तो दिवास्वाप वर्जित किया जाता है, यानी जो दिन का सोना है वो अवॉइड करने के लिए बताया जाता है। लेकिन वात पित्त प्रकृति में आप दिन में सो सकते हैं। हाँ, अगर आपको पचन से संबंधित कोई तकलीफ है तो आप हल्का सा नाश्ता करके फिर आप सो जाओ, और यानी लंच के बाद आपने नहीं सोना है, ताकि आपका पचन भी अच्छा रहेगा। और ये जो दिन वाला सोना है वो आपके वात और पित्त को भी कम करेगा, क्योंकि दिन के सोने से थोड़ा सा कफ दोष बढ़ता है। तो इस तरह से वात और पित्त को आराम से बैलेंस होने के लिए मदद मिलेगी। इसके अलावा मन को भी शांत रखने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, यानी ध्यान कर सकते हैं, या फिर प्राणायाम है, ओंकार है, पादाभ्यंग यानी पैरों के तलवों में घी से आप मालिश कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो नस्य है यानी नाक में भी गाय के घी की बूंदें डालना, तो इन सभी से आपका मन शांत होने में, एकाग्र होने में, मन की अस्थिरता को कम होने के लिए भी अच्छे से मदद मिलेगी।
हम शरीर में दोषों की स्थिति या फिर प्रकृति को तो नहीं बदल सकते, लेकिन दोषों की जो साम्यावस्था है, इनका बैलेंसिंग है, तो इसे रखने के लिए आराम से कुछ उपाय ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में हमने जो भी उपाय आपको बताए वो आपके लिए मदद ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।